हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और हम बात करने वाले हैं आज पोसोलॉजी के बारे में। पोसोलॉजी क्या होता है उसी के बारे में डिस्कस करना है। एक पोसोलॉजी है क्या? पोसोलॉजी के अगर हम डिवाइडेशन करें टू वर्ड्स में तो देखते हैं पोसोलॉजी का जो वर्ड हमारा आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और इसको जब हम टू लैंग्वेज में, टू वर्ड्स में डिवाइड करते हैं तो पोसो प्लस लोगोस, टू वर्ड में डिवाइड होता है पोसो एंड लोगोस। पोसो मीन्स हाउ मच, कितना, एंड लोगो मीन्स टू स्टडी या फिर साइंस मीन्स ये हम स्टडी करते हैं इसमें कि कितने डोज पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करनी है। टू स्टडी ऑफ डोज हाउ मच कैन गिव, हम कितनी डोज पेशेंट्स को दे सकते हैं, किस लिए? उसको थेराप्यूटिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल रिजल्ट्स पाने के लिए, ताकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम ठीक हो सकें। उसके लिए हमें कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी, उसकी स्टडी हम पोसोलॉजी में करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या कहा है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस या फिर फार्माकोलॉजी। ये ब्रांच है मेडिकल साइंस की या फिर फार्माकोलॉजी की, दोनों एक ही वर्ड है। विच डील्स विद डोज, क्या करता है? डील्स करता है डोज के साथ में। मीन जो हम डोज खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, कितनी डोज लेनी है, 10 mg, 20 mg या फिर कितने ml लेनी है, डोज की क्वांटिटी के साथ में डील्स करता है डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग मीन्स मेडिसिन। जो हम मेडिसिन खा रहे हैं उसकी कितनी डोज लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उसकी डील्स कर रहा है। किस लिए कर रहा है? विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू ए पेशेंट टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट। किस लिए कर रहे हैं स्टडी? ताकि पेशेंट्स को डिजायर्ड इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिकल इफेक्ट प्रॉपर मिल जाए। अदर वर्ड्स में हमने क्या कहा है इसको? एक और डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। इट इज ए साइंस, इसमें भी हमने इसी वर्ड को रिपीट किया है। इट इज ए मेडिकल साइंस या फिर साइंस, ये एक साइंस है। विच टीच हाउ टू कैलकुलेट डोज, जो हमें सिखाता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डोज, क्या कैलकुलेट करना है? डोज कैलकुलेट करना सिखाता है। किस लिए? कि हमारे पास कोई पेशेंट्स आया है तो उसको हम कितनी डोज दें ताकि उसके लिए सुटेबल डोज रहे, उसको डिजायर्ड इफेक्ट मिल जाए, उसके लिए टॉक्सिक भी ना रहे और उसके लिए कम डोज भी ना रहे, वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यही हमें पोसोलॉजी सिखाती है। ठीक है। पेशेंट्स टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट प्राप्त करने के लिए हम स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी एक साइंस है, मेडिकल साइंस है या फिर एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है, जो हमें किसी भी ड्रग्स की स्टडी कराते हैं। किस बारे में? कि कितनी डोज हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किस लिए? ताकि उसे डिजायर्ड इफेक्ट्स मिल जाए। दैट्स क्लियर। वही रिपीट हमने किया है कि इट इज ए साइंस विच टीच हाउ टू कैलकुलेट डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डोज। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे डोज को अफेक्ट कर सकते हैं, डोज को चेंज कर सकते हैं? किस किस पॉइंट्स की वजह से हम डोज को कम या ज्यादा की क्वांटिटी रखेंगे? इससे हम बात करते हैं कि एडल्ट डोज पैरासीटामोल के लिए 500 mg है, तो जरूरी थोड़ी ना ऐसे कि सभी को हम 500 mg प्रिस्क्राइब करेंगे, किसी को कम और किसी को ज्यादा प्रिस्क्राइब करनी होगी। तो किस पॉइंट पे हम कम कर रहे हैं और किस पॉइंट से हम ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हम डिस्क्राइब करते हैं। उसी को हमने कहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग। मीन्स कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारी डोज अफेक्ट हो सकती है, डोज ये कम या ज्यादा की तरफ हो सकती है। यहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एज। एज
क्या इंपॉर्टेंस रख रही है। अगर हमारा पेशेंट 1 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है या फिर 57 ईयर्स का है, तो उसको हम कम डोज देंगे या ज्यादा डोज देंगे। ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि हम कम एज वाले पेशेंट्स को कम डोज देंगे, ज्यादा एज वाले पेशेंट्स को ज्यादा डोज देंगे। लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्यों फिक्स किया गया है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट चेंज हो सकता है। एडल्ट्स का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ओल्ड एज पर्सन एंड चाइल्ड्स का मेटाबॉलिक रेट कम होता है, इसलिए उनको कम डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। आपने सुना भी होगा कि बूढ़ों और बच्चों के लिए एक नॉर्मल सी डोज दी जाती है, बहुत कम डोज दी जाती है। एडल्ट्स को हम ज्यादा डोज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो हमारी एक कहावत है, लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है वो यही है कि मेटाबॉलिक रेट कैन बी चेंज फॉर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मींस क्या है। एडमिनिस्ट्रेट मींस देना। रूट, किस रूट से हम मेडिसिन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, उस पॉइंट्स पे भी हमारा इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर हमने मेडिसिन को ओरली खाया या फिर टॉपिकली या फिर इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन। ओरल जो हम मुंह के द्वारा निगल रहे हैं, इंजेक्शन जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा रहा है, इंट्रावेनस हो या फिर इंट्रामस्कुलर हो, या फिर टॉपिकल जो हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, इनहेलेशन जो हम सूंघते हैं, वो हमारा इनहेलेशन होता है। तो हम किस रूट से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किस रूट से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी डोज कम या ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जो हम इनहेलेशन ले रहे हैं बहुत छोटे अमाउंट में भी वो हमें डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है। इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन की मात्रा हमें उससे ज्यादा लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंजेक्शन थोड़ा सा हाई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, सबलिंगुअल में और ज्यादा लेनी पड़ेगी, ओरल लिक्विड में और ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, और ओरल सॉलिड में ज्यादा क्वांटिटी। या फिर हम कहें कि सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हमें इनहेलेशन के मिलेंगे, या उससे कम रिजल्ट्स हमें इंजेक्शन के मिलेंगे, उससे कम रिजल्ट्स हमें सबलिंगुअल के मिलेंगे, उससे कम रिजल्ट्स हमें ओरल लिक्विड के मिलेंगे, और उससे कम रिजल्ट्स हमें ओरल सॉलिड के मिलेंगे। यानी टैबलेट और सिरप दोनों ही हम ओरल रूट से लेते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर। जेंडर मींस मेल या फीमेल क्रॉस जेंडर। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है भाई, जेंडर की वजह से क्या डोज हमारी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मेल और फीमेल्स की बॉडी में हार्मोन्स चेंज है, और ये नेचुरली है, और हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट भी चेंज होते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि हम फीमेल को प्रिस्क्राइब करते हैं, मेल को नहीं, और मेल को प्रिस्क्राइब करते हैं, फीमेल को नहीं। इसी वजह से हार्मोनल वेरिएशंस होने की वजह से अलग अलग डोज हो सकती है, और जेंडर भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कैसे प्ले कर रहा है, इसलिए प्ले करता है कि हार्मोनल वेरिएशंस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से डोज का रेस्पॉन्स, जो मेडिसिन खा रहे हैं उसका रेस्पॉन्स चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जो डोज हम मेल को दे रहे हैं वो हो सकता है फीमेल के लिए सुटेबल डोज ना हो, उसको थोड़ा हायर डोज देनी पड़ सकती है या फिर लोअर डोज देनी पड़ सकती है। मोस्टली लोअर डोज ही प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस। एडमिनिस्ट्रेशन मींस लेना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा टाइम। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पर हम मेडिसिन खा रहे हैं। एक मेडिसिन है वो हमने सुबह के टाइम खाई, और नेक्स्ट डे सुबह के टाइम ही खा रहे हैं, तो क्या कर रही है, पूरा दिन रिजल्ट्स उसको कवर करना है। अगर रिजल्ट्स प्रॉपर कवर ना कर पाए तो हमें प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ हो सकते हैं मेडिसिन हम दिन में एक बार ही खा रहे हैं, अगर वो एक बार में रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, पूरा मेंटेन नहीं कर रही 24 आवर्स तक, तो क्या करना पड़ेगा,
बीच में भी हमें डोज मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी दिन में 2 बार खाना पड़ेगा, दिन में 3 बार खाना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस प्ले करता है। कुछ मेडिसिन होती है कि हमने एक बार खाई और वो 24 घंटे तक हमारी बॉडी में कवर अप करते रही, लेकिन कुछ मेडिसिन है कि हमने अब खाया 2 घंटे 3 घंटे तक उसने कवर अप किया, उसके बाद उसका असर दिखाना खत्म हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर रिजल्ट्स पाने के लिए दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। दैट्स क्लियर। इमोशनल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंस प्ले कर रहे हैं। डिजीज हमें कोई हुई है, फीवर हो गया है उसकी मेडिसिन खानी है, तो यहाँ इमोशनल फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। फीवर हो गया है, फीवर की मेडिसिन खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। इमोशनल फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस आ गया। इमोशनल फैक्टर कहीं ना कहीं हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिक ही या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे हम बात करें, पेशेंट्स गया डॉक्टर के पास कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उसने क्या करा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन दे दी, लेकिन कुछ समय बाद फिर दोबारा फिर हाई हो गया। क्यों, क्योंकि वो मेंटली प्रॉपर ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस ले रहा है, इमोशनल फैक्टर्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हुए जा रहा है। तो इमोशनल फैक्टर भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रहे हैं। हमको मेंटलिटी अपनी बिल्कुल नॉर्मल रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी में क्या डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी डोज कम या ज्यादा हो सकती है। क्यों भाई, डिजीज से क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें फीवर हो गया है और हमने पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, तो उसने क्या करा कि टेम्परेचर को थोड़ा सा लेवल में लेके आए। लेवल में कैसे, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, या फिर 99.9 फ़ारेनहाइट हो गया है, और हमने पैरासीटामोल की टैबलेट खाई, तो उसका क्या काम था, उसको टेम्परेचर खींच के थोड़ा लेवल में लेके आना था। कितना लेवल में, ताकि उसका टेम्परेचर 90.4 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन हो जाए। अगर हमें फीवर ही नहीं है और फिर भी हमने पैरासीटामोल को खाया, तो क्या पैरासीटामोल अपने रिजल्ट्स दिखाएगी, कुछ नहीं दिखाएंगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी हम टेम्परेचर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, नहीं, उसका काम है कि बढ़े हुए टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आना। और अगर टेम्परेचर पेशेंट्स का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया हो, तो क्या उतनी ही डोज, जितनी डोज हमने यहाँ पे दी थी उतनी ही डोज प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, तो डोज भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज में भी हमारी डोज मेंटेन करती है, कहीं ना कहीं ये भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। दूसरे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम प्रेजेंस ऑफ डिजीज की बात करें, पेशेंट्स को लीवर की डिजीज है या फिर किडनी की डिजीज है, तो उसमें उसको हमें नॉर्मल डोज देनी पड़ेगी, हायर डोज नहीं दे सकते, क्योंकि लीवर ऑलरेडी वीक हो रखा है, लीवर ऑलरेडी डैमेज है, और लीवर पे ये हम ज्यादा लोड डाल देंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसको हमें बहुत नॉर्मल सी डोज देनी पड़ती है। लीवर हमारा मेटाबोलाइज का काम करता है, किडनी हमारा क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का, एक्सक्रीशन का। और अगर हमने किडनी हमारी ऑलरेडी डैमेज है और ज्यादा लिक्विड ले लिया, तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी को ओवरलोड देखना पड़ेगा। और प्रेजेंस ऑफ डिजीज अपना इंपॉर्टेंस ऐसे प्ले कर रही है। ठीक है, किडनी ऑलरेडी डैमेज है, किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो किडनी और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो हम किडनी को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, कैसे, हम ज्यादा लिक्विड नहीं देंगे उस कंडीशन में, हमें बहुत छोटे अमाउंट में मेडिसिन देनी पड़ेगी, और हो सके तो बहुत कम लिक्विड की प्रेजेंस में हम मेडिसिन को देंगे। तो प्रेजेंस ऑफ मेडिसिन अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी वेट की।
बॉडी वेट कैसे इंपॉर्टेंस प्ले करता है अपना? अगर एक पेशेंट है हमारे पास 10 साल का जिसका वेट है 15 kg, और दूसरा पेशेंट है हमारे पास 10 साल का ही है, वो थोड़ा हेल्दी है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा, उसका वेट 25 kg तक पहुंच गया है। तो क्या दोनों 10 साल के बच्चों को हम सेम डोज प्रोवाइड करेंगे? नहीं। अगर एक पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है तो उसको कम डोज देनी पड़ेगी, और ज्यादा हेल्दी है तो हेल्दी वाले को थोड़ा सा हायर डोज देनी पड़ेगी। तो बॉडी वेट भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। हैवी वेट के लिए हायर डोज प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी फॉर गेट द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, उसको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए, थेरेप्यूटिक डोज मेंटेन करने के लिए हायर डोज देनी पड़ेगी। ऐसे हमारा यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि बॉडी सरफेस एरिया, ये भी ठीक इसी से कनेक्ट है। बॉडी सरफेस एरिया कि हमारा बॉडी सरफेस एरिया कितना कवर अप कर रहा है। वीक पर्सन है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, और हेल्दी है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसको हायर डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया भी ठीक इसी प्रकार हमारा इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसे इंपॉर्टेंस रख रही है कि प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं या फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि इन्फेंट की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हायर डोज प्रोवाइड नहीं करते, हायर एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड नहीं करते। तो इन प्रेगनेंसी लोअर डोज ही प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो प्रेगनेंसी भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है। नॉर्मल डोज हम हायर डोज ले सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत है, प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसको हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक से भी थोड़ा लोअर डोज ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट, डिजीज हमारी बॉडी के अंदर है, एनवायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस आ गया भाई? डिजीज हमें हुई है, फीवर हो गया है, कोई चिली फील हो रही है, ठंड लग रही है, तो एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट है? एनवायरमेंट भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। कैसे? अगर कोई डिजीज हमें समर टाइम में हुआ है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है गर्मियों में, तो इसको नॉर्मल सी बात कह सकते हैं। सर्दी में बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ये नॉर्मल सी बात नहीं है। हो सकता है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा हो, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, कि आपको पूरे न्यूट्रिशन ना मिल पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास महसूस हो रही है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। या फिर आपको गर्मियों में सर्दी महसूस हो रही है, तो वो क्या है, जनरल सी बात तो नहीं है, बहुत बड़ा अपोजिट जा रहे हैं। गर्मी में गर्मी महसूस होती है, सर्दी महसूस क्यों होगी? अगर गर्मियों में सर्दी महसूस हो रही है तो इसका मीन्स आपका क्या है कि आपकी बॉडी प्रॉपर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं डिजीज है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा। और सर्दियों में अगर हमें सर्दी महसूस हो रही है तो क्या है, हो सकता है आपने कम कपड़े पहने हुए हो, तो अगर ठंड महसूस हो भी रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको फीवर की वजह से ही ठंड महसूस हो रही हो सकता है ज्यादा ठंड होने की वजह से आप हॉट कॉफी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो इनमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर या फिर जेनेटिकली डिजीज। कुछ डिजीज ऐसी होती है कि वो जेनेटिकली सर्वाइव करती रहती है। जैसे डायबिटीज की हम बात करें, डायबिटीज मोस्टली अब आज के टाइम में क्या हो गया, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो चाइल्ड्स में डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स जनरली आ जाते हैं। तो जेनेटिक डिजीज भी इंपॉर्टेंस प्ले करती है कि उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, उसको हम एक लेवल तक रख सकते हैं। तो जेनेटिक डिजीज भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है। ठीक है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। मींस क्या है, इंटरेक्शन कहीं ना कहीं टकराव होना, और ड्रग का इंटरेक्शन ड्रग के साथ में हो रहा है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दो मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, या तो दो मेडिसिन आपस में साथ में जाकर बैक्टीरिया को किल करें, या फिर क्या हो सकता है दोनों अपोजिट वर्क करना शुरू कर दें। एक
मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करने जा रही है तो दूसरी मेडिसिन उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो अपोजिट वर्क कर रही है। तो ड्रग का इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंस प्ले करता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन हम दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो एक मेडिसिन जो है हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए दे रहे हैं और दूसरी मेडिसिन सेल की प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं। सेल की प्रोटेक्शन के साथ साथ वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे क्या होगा, अपोजिट एक्शन हमें देखने को मिलेगा। या फिर हमने एक मेडिसिन खाई बैक्टीरिया को किल करने के लिए, दूसरी मेडिसिन उसकी रेस्पॉन्स को, उसके रिजल्ट्स को डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है कि हमें मेडिसिन ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के असर को कम ना कर दे। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, जैसे गांव में क्या होता है, जनरली हल्का सा पेन हुआ, हल्का सा फीवर हुआ, चलो पैरासीटामोल की टैबलेट खा लेते हैं। कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं महसूस हो रहा, हेडेक हो रहा है, चलो पैरासीटामोल की टैबलेट खा लेते हैं। तो पैरासीटामोल उनके लिए नॉर्मल सी हो गया है, पेन किलर टैबलेट में जनरली खाते रहते हैं। तो जब उनको डॉक्टर पेन किलर टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो उनको रिजल्ट्स नहीं दे पाती, क्योंकि वो मेडिसिन उनकी बॉडी में ऑलरेडी एक थेरेप्यूटिक हो चुकी है, वो उनको प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करती। उसी को हमने कहा है कि ड्रग एडिक्शन, कि उसको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हायर डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर डाइक्लोफिनेक से हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो या तो डाइक्लोफिनेक को हमें हायर डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर उसके सब्स्टिट्यूट में हमें दूसरा पेन किलर टैबलेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ड्रग एडिक्शन भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म का डिस्कस हमने पहले भी किया था कि कोई मेडिसिन हम ओरली खा रहे हैं। डोजेज फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये मान लीजिए, डोजेज फॉर्म होता है कि मेडिसिन को किस फॉर्म में हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर कोई सेमी सॉलिड टॉपिकली हम यूज कर रहे हैं। चलिए ज्यादा की डिस्कस नहीं, हम दो की बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड की। सॉलिड में हमारा क्या आता है, टैबलेट कैप्सूल, लिक्विड में हमारी सिरप्स आ रही है या फिर लिक्विड इंजेक्शन। तो हम बात करते हैं कि ओरली हम टैबलेट भी खा रहे हैं और ओरली हम सिरप भी खा रहे हैं, तो किसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा। दोनों ही मेडिसिन हमने ओरली खाई है, लेकिन यहाँ पे भी रिजल्ट्स कम या ज्यादा मिल रहे हैं। टैबलेट के रिजल्ट्स कम मिलेंगे एज कंपेयर टू सिरप, ठीक है। और इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्शन हम आईएम ले सकते हैं, आईवी ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर जो हम मसल्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और इंट्रावेनस जो वेन्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। दोनों ही इंजेक्शन है, लेकिन दोनों के रूट अलग अलग है। एक वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है और एक मसल्स के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, और उसी वजह से दोनों के रिजल्ट्स भी अलग अलग मिलेंगे। तो डोजेज फॉर्म भी अपना इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्लियर। इंजेक्शन के रिजल्ट्स, आईएम की बात करें तो आईएम के रिजल्ट्स कम मिलेंगे एज कंपेयर टू आईवी। इंट्रावेनस के रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, और इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होते हैं उसकी 99.9% बायो अवेलेबिलिटी होती है, 98% तो एक्यूरेसी होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार इसका चलिए रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और मोस्टली पूछा जाता है, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग तो मोस्टली पूछ ही लिए जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ड्रग को अफेक्ट कर सकते हैं, डोजेज को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।